हम लोगों की ये क्लास प्रोफेसर राजीव नयन सर लेंगे और ही इज एमिनेंट स्कल्पटर और शकुंतला देवी कॉलेज में ही इज डिपार्टमेंट ऑफ आपके स्कल्पचर में फैकल्टी के हेड हैं और ही इज डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और बहुत सारे अवार्ड्स और फेलोशिप से सर डेकोरेटेड हैं और उनके आर्ट वर्क्स और उनके आर्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में वो आपको आज डिस्कस करेंगे आगे। सर आप कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल। पहले शुरू करने के पहले हम लोग बहुत ही बेसिक्स की तरफ जाना चाहेंगे। हम लोग सभी आर्ट के विद्यार्थी हैं और आर्ट के संबंध में हम लोग शोध का कार्य करने जा रहे हैं और उसकी किस तरह से हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे उसके विषय में हम लोग वार्ता करेंगे। आवाज तो सबको आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोगों को 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग आर्ट को कैसे देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है और उसको देखने का तरीका क्या होगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्ट टेक्निक्स, रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये एक विषय है। लेकिन बिफोर स्टार्ट, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से, कई रिसर्चर से बात की और मेरा जो अपना अनुभव है, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होती है और फिर हम लोग बहुत आगे की बात सोचने लगते हैं और वहाँ पर जब हम किसी स्तर पर पहुँचते हैं, किसी स्टेज पर पहुँचते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं वो बाद में बहुत गहरी होती जाती हैं और हमारा कॉन्सेप्ट, जिस दृष्टि से हमको चीज़ों को देखना चाहिए, आर्ट को देखना चाहिए, आर्ट के लिए मेरी क्या दृष्टि होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जब आएंगी तभी हम उसके विषय में विशेष रूप से वार्ता कर सकेंगे। सबसे पहले मैं, आप सभी शोध छात्र हैं और एक बड़े एग्जामिनेशन से आप लोग पास होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी होगी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम एक अपनी दृष्टि से, जो मैं कला के प्रति अपनी दृष्टि समझता हूँ और एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट के लिए, दो तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। एक तो इतिहासकार के रूप में देखते हैं, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उसके विषय में हम देखते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है जो कला का जो बाह्य स्वरूप है या आंतरिक स्वरूप है उसको पहचान कर, और उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका बहुत अलग तरह की होगी और एक शोधकर्ता, एक शोधार्थी के रूप में हम तभी परिपक्व रूप से अपनी बातें कह सकेंगे जब हम इन विषयों में बिल्कुल ही क्लियर होंगे और कहीं हमारे अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं हो या हमारे मन में किसी तरह की दुविधा नहीं हो। इस स्थिति में आने के पूर्व मैं बेसिक चीज मैं चाहूँगा कि आप लोगों से बात करूँ। थोड़ा सा आप लोग अपना परिचय अगर दे देंगे, क्योंकि अभी हम लोग के 4 क्लासेस होने हैं लगभग, तो थोड़ा आप लोग अपना परिचय दे दें कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे भी सुविधा होगी। मतलब बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से आए हैं, एमए ड्राइंग पेंटिंग से आए हैं, बीएफए स्ट्रीम, एमएफए स्ट्रीम से आए हैं, तो उससे मुझे थोड़ी सुविधा होगी। या कई लोग होते हैं कि दूसरे विषय के होते हैं और फाइन आर्ट में रिसर्च करते हैं, तो आप लोग अगर बारी बारी से अपना परिचय दें तो फिर हम लोग को काम करने में सुविधा होगी। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर मैं कृष्ण जी मिश्रा, कानपुर हाँ। डीएवी कॉलेज से सर एमए का स्टूडेंट रहा हूँ जी, और आपने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है? यस मैम। यस सर। यस सर। हाँ, और अंजलि सिंह दिख रही है, अंजलि आप बताएं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर मैंने कैंपस से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने एमएफए किया है। अच्छा, किस विषय में? ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग। आरती जौहरी? सर मेरा नाम आरती जौहरी है और मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज से बीए एमए किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। ठीक है। और कैलाश कुमार हैं, दिख रहे हैं कैलाश जी? जी सर। सर
मेरा एमए बीए और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से डीएवी का। आवाज आपकी कम आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए पहले। सर मेरा नाम कैलाश कुमार है सर, मेरा बीए और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग कानपुर डीएवी कॉलेज से। अच्छा अच्छा। और अनामिका। Good evening, sir. हाँ, Sir, good I did BFA and MFA from Lucknow University, College of Arts and Crafts evening। from Lucknow University. और कोई? सिद्धिदात्री मिश्रा। हाँ हाँ। सर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पेंटिंग स्पेशलाइजेशन में एमएफए किया हुआ है। ठीक है। और भी कोई है इसके अतिरिक्त? यस सर, सरोज सिंह। हाँ जी, बताएं सरोज जी। यस सर, मेरा एमबीए पेंटिंग था, म्यूरल पेंटिंग, लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ। और कोई? सर मैं कल्पना चौधरी। सर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया है, हाँ। ड्राइंग एंड पेंटिंग। अच्छा। और कोई? खुशबू कुशवाहा। श्रीवास्तव है और मैं एमए किया हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग साकेत पीजी कॉलेज से। ओके। और बीएफए मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था। हाँ। और भी कोई हो परिचय दे सकता है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि पर्याप्त है। बेसिक मुझे अभी आप लोगों से बात करके मैं इसलिए भी जानना चाह रहा था कि इसमें अधिकांश जो लोग हैं अधिकांशतः एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग बी और एमए वाले बैकग्राउंड से हैं, और निश्चित रूप से आप लोग का एकेडमिक जो साइड होता है वो निश्चित रूप से एमएफए और बीएफए वाले से बेहतर होता है, और एक स्टडीज़ का दायरा आपका बड़ा होता है। लेकिन जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं जो बीएफए और एमएफए स्ट्रीम से हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, थियरी उनकी 1-2 पेपर ही होता है और अन्य विषयों की जानकारी उतनी नहीं होती है। अब हम लोग विषय शुरू करते हैं बहुत बेसिक से। हम आप लोग से देखिए, हम जो ये बातें करेंगे मैं चाहूँगा कि हम इंटरेक्ट करें। अगर मैं बोलता जाऊँगा आप सुनते जाएंगे तो शायद आपका इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए मेरे क्लास का तरीका एक अलग है। मैं जब क्लास में छात्रों से बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका और मेरा जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं लेक्चर दे के चला जाऊँगा और फिर कुछ ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए बिफोर स्टार्ट मैं एक बहुत मूल प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो कि सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट इज आर्ट? इसमें से कोई भी एक बताएं, आर्ट कला क्या है? हम यहाँ से शुरू करते हैं, तब इसका वर्गीकरण पर हम आएंगे। हाँ, थोड़ा माइक आप अपना करीब कर लें। हाँ सौरभ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, कह रहा है कि कम्युनिकेशन का माध्यम है, बहुत बड़े अगर नजर से देखा जाए तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आर्ट। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा इसके अतिरिक्त? सर फीलिंग को व्यक्त करना ही कला है। हम अपनी फीलिंग को जब प्रेजेंट करते हैं मटेरियल के माध्यम से, तो सर वो आर्ट है। अब यहाँ पर दो लोगों की दो चीजें निकल कर आई। एक तो फीलिंग की बात आई कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने का माध्यम है, दूसरा इन्होंने कहा कि कला भाषा के रूप में है। दो चीज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई और मेरे ख्याल से दोनों ही चीजों से सभी सहमत होंगे। कला एक भाषा है, भाषा के रूप में। कैसे भाषा, इस पर हम लोग वार्ता करेंगे, लेकिन पहले हम इसका वर्गीकरण की तरफ और जाए। दो जो उत्तर मिले उसके अतिरिक्त अगर कोई बताना चाहे, किसी को और तीसरी चीज अगर समझ में आ रही हो। दोनों ही प्रश्न, दोनों ही उत्तर बहुत लेकिन दोनों का मिला हुआ स्वरूप पूरी तरह से सामने हम लोग के आता है। कला के व्हाट इज आर्ट की जब बात करते हैं तो एक भाषा भी है कला, और दूसरा आंतरिक भाव का या अपने भाव का संप्रेषण भी है। तो दो चीजें बहुत महत्व। आंतरिक भाव का संप्रेषण है लेकिन वो माध्यम के रूप में नहीं है, एक भाषा के रूप में है। ठीक, माध्यम कैसे होगा वो हम बाद में जब आगे जाएंगे तो बात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, अगर तीसरा किसी को कुछ इसके अतिरिक्त कोई चीज समझ में आ रही है तो बताएं। सर हमें लगता है सर कला जो है वो समाज का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है सर। जैसा भी चल रहा होता है समाज में, हमारे आसपास जो गतिविधियां चल रही होती हैं, हाँ वो दूसरी बात हो गई, वो दूसरी बात प्रतिबिंबित करता है, उन्हीं को रखता है सर से। नहीं, कला क्या है, मैं कला का फंक्शनिंग में नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज आर्ट मैं पूछा था। कला का फंक्शनिंग तो हम लोग अलग से बात करेंगे। ये कला की देखिए, यही रिसर्चर का मुख्य आपका ये है कि आप फोकस्ड हो कि आपको क्या पूछा जा रहा है।
आपको बहुत सारी बातें नहीं बोलनी है। कला समाज के प्रतिबिंब है जी, कला संप्रेषण का माध्यम है, कला एक भाषा के रूप में है, ठीक है। कला में मानवीय भावों की अभिव्यक्ति होती है। 3 चीजें हम लोग के पास आई, इसके अतिरिक्त कुछ और है? अगर कुछ है तो बताएं, कोई बात नहीं है सर। मेरे ख्याल से। हाँ बताएं। सर जैसे कि अगर हम कोई चीज एक एग्जांपल के तरीके से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी चीज को देख के हंसी आती है, या फिर अगर किसी को कोई किसी तरीके से चोट पहुंचता है तो उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, तो ये क्या होता है? नहीं, वो चीजें उदाहरण के ये डेफिनेशन के रूप में नहीं आएंगी, वो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत आगे की बात होगी। आगे थोड़ा सा सुन लीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये चीजें किसी जरूरत के लिए नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर से निकल जाती है, ठीक है, वो एक जानवर के अंदर से भी निकलती है। ठीक है, वो इसी पर हम आएंगे, आपकी बातों पर मैं आऊंगा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके वर्गीकरण की बात करें, एक तो कला हम व्यापक रूप में पहले सोच रहे हैं, कला का व्यापक रूप। अब हम कला का वर्गीकरण कैसे करते हैं? कला का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, एक दृश्य भाषा है, इसमें से किसी को शंका नहीं है कि कला एक भाषा है, ठीक है। अब भाषा कौन कौन सी भाषाएं हैं? पहली, हम लोग जिस भाषा की बात कर रहे हैं और जहां हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह दृश्य भाषा है, मतलब विजुअल लैंग्वेज, ठीक है। विजुअल लैंग्वेज है तो ये कौन सी आर्ट हुई? विजुअल आर्ट हुई, चाक्षुष कला, ठीक। मैं आगे भी आऊंगा, आपके ही प्रश्न, सौरभ जी का ही जो प्रश्न है उसका उत्तर धीरे धीरे आपको स्वयं मिलेगा। तो एक भाषा हुई दृश्य भाषा कला की। दूसरी भाषा आप बताएं? विजुअल आर्ट हो गया। दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट, जब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी सौरभ जी ने कहा कि हमको आह निकली, मुझे दर्द हुआ और मेरी एक चीख निकली, तो चीख क्या हुआ? दैट इज परफॉर्मेंस, ये मैंने परफॉर्म किया, है ना। तो ये नेचुरली आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको चोट लगी, आपने नेचुरली परफॉर्म किया, आपकी आह निकल गई। और जो हम जिस भाषा की बात करते, मेरी आह नहीं निकली, मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा संप्रेषण मेरा होगा, मेरा ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें लगेगा कि वास्तव में मेरी आह निकल गई। दोनों दो चीजें है ना, एक वास्तविक रूप से आपको दर्द हुआ और उस दर्द पर आपकी चीख निकली, आप उस पर कराह उठे। दूसरी हुई कि आपको दर्द नहीं हुआ है लेकिन आप कराहने जैसा अभिनय कर रहे हैं, तो जो आप अभिनय कर रहे हैं वो क्या हुआ? वो हो गया परफॉर्मेंस। समझ में आ गई बात? दो भाषाएं हम समझ गए, दृश्य भाषा और परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको क्या बोलते हैं? नाट्य, संगीत एवं नाट्य के रूप में आप देखते हैं। अब हम इसके भी क्लासिफिकेशन, इसका भी वर्गीकरण हम बात करेंगे। पहले मोटे तौर पर हम बात कर लें। आप लोग अगर अपना ऑडियो बंद कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग वीडियो चलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक थोड़ा दिखाई पड़ता है, अदरवाइज लगता है कि मैं ब्लैंक स्क्रीन पर बोल रहा हूँ। आपका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन आने से। हाँ, तो हम दो भाषाओं की बात कर लिए, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अब मैं उसका भी वर्गीकरण करूंगा। तीसरी भाषा क्या हुई? साहित्य। देखिए, बहुत बेसिक चीज है, जो कि आप रिसर्चर हैं और ये बहुत ही मूल चीजें हैं जिसकी जानकारी मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा। तीसरी भाषा क्या हुई? साहित्य, ठीक है। चौथी भाषा, और चौथी भाषा कुछ समझ में आ रही है? हम लोग विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड लिटरेचर, 3 आर्ट के फॉर्म हम लोगों के सामने है। चौथी भाषा क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं पहली भाषा का वर्गीकरण कर रहा हूं। पहली भाषा है दृश्य भाषा, जिसको हम लोग विजुअल आर्ट बोलते हैं, और हम विजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं कि ये ऐसी भाषा है जो कि आंखों के माध्यम से उसका संप्रेषण होता है। मतलब यदि कोई ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसके साथ आप संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। विजुअल आर्ट हमेशा चाक्षुष, मतलब आंखों के द्वारा आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये विजुअल आर्ट हुआ। अब विजुअल आर्ट में कितनी तरह की शाखाएं हैं बताएं आप लोग, रिसर्च स्कॉलर्स हैं आप। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, और उसमें नृत्य कला भी आएगी, और नृत्य कला के लिए मैंने बताया परफॉर्मिंग आर्ट, मैं विजुअल आर्ट की बात बोल रहा हूँ। वही चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। और बताएं, और कोई? ये बहुत बड़ा वाइडर ये है, केवल इतना बोलने से नहीं चलेगा।
आप लोग सब जो MFA स्ट्रीम के हैं उनको तो पता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल प्रिंट मेकिंग, सिरेमिक। मैं अब इस पर धीरे धीरे चर्चा में आ रहा हूँ तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब एक प्रश्न मेरा है, अभी पहले मैं इसका वर्गीकरण कर ले रहा हूँ, फिर मैं विजुअल आर्ट की तरफ आऊंगा। वर्गीकरण में हम लोग को क्लियर हो गया, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, प्रिंट मेकिंग है, इत्यादि इत्यादि, जो कि विजुअल आर्ट के दायरे में आता है और इसको हम लोग आर्ट की श्रेणी में रख रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ये विजुअल आर्ट से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि, ठीक है, नाट्य। ये हम बॉडी को एक्ट करके, हम अपने बोलकर, हम अपने फिजिकल एक्ट से, हम अपने गायन से हम अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं तो परफॉर्मेंस देते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमने बताई, आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरी भाषा जो लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में हम लेखनी द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मतलब माध्यम हमारा क्या हुआ, एक तरफ माध्यम हमारा चाक्षुष है, आंखों के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने शारीरिक एक्ट के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं, तीसरा हो गया हम अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त करते हैं। लिखकर, लिखने में क्या क्या व्यक्त करने का माध्यम हो सकता है, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण इत्यादि इत्यादि। आप लोग जानते हैं साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, गजल, काव्य, महाकाव्य इत्यादि इत्यादि अनेकों हैं। इसके बारे में बहुत विस्तृत हम लोग को नहीं वार्ता करने की आवश्यकता है। हम लोग का ये हो गया। अब एक चौथी कला जो 21वीं शताब्दी के बाद बिल्कुल आर्ट फॉर्म, जिसको अब हम लोग आर्ट की श्रेणी में रखने लगे हैं, वो है फिल्मों की कला, सिनेमेटोग्राफी, जिसका भी एक आर्ट फॉर्म है। उसको भी अब एक कला के रूप में उसकी मान्यता है। उसमें क्या है कला के रूप में, उसको कैसे हम मान्यता, उसमें क्या है, उसमें तीन चीजों का, इन तीनों का सम्मिश्रण है। विजुअल है, परफॉर्मेंस है और स्टोरी है, कथात्मकता है, मतलब साहित्य है। आपको समझ में आ रही है? साहित्य, विजुअल, दृश्य है, साहित्य है और एक्शन है, एक्ट कर रहे हैं हम, एक्ट करते हैं, उसको कैमरा कैद करती है। तो ये मिलकर एक सम्मिश्रण है और ये भी एक आर्ट फॉर्म के रूप से आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो पूरी तरह से इसको आर्ट फॉर्म के रूप में मान्यता है। प्रश्न इतना तो आप समझ गए, एक बेसिक चीज थी। शायद इस बेसिक चीज पर बहुत आपको सबको पता होगा, लेकिन अगर आप कल क्लास में जाएंगे, आपको पढ़ाना होगा, आप रिसर्चर हैं, तो आपको इसका वर्गीकरण बिल्कुल समझना चाहिए। अब हम आते हैं विजुअल आर्ट पर। विजुअल आर्ट में चित्र द्विआयामी है, हम लोग सब पढ़े हैं, बहुत बेसिक से हम पढ़ते आए हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। मूर्ति में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का सम्मिश्रण है, ठीक है। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इतना हम लोग समझ गए। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, हम लोगों ने बात की पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सब आर्ट फॉर्म है। हम लोग बोल रहे हैं कोई इससे भिन्न, अगर इस बात से कोई अगर भिन्नता अपनी व्यक्त करना चाहता तो हमको बता सकता है, और नहीं तो मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्या अप्लाइड आर्ट आर्ट की श्रेणी में रखा जाए अथवा नहीं? बताइए, आप में से कोई अगर प्रकाश डाले। आप सभी एकदम बिल्कुल ओपन है, ऐसा आप बिल्कुल ये नहीं हो, आप बिल्कुल ओपनली इस चीज को बोले, और कुछ भी समझ में गलत हो सकता है लेकिन आप बोले जरूर। यस सर, रखना चाहिए। रखना चाहिए। 2 प्रश्न है मेरे सामने, कितने लोग रखना चाहिए, कितने लोग नहीं रखना चाहिए? रखने वाले लोग कौन कौन है? रखना चाहिए, रखना चाहिए सर। रखना चाहिए। रखना चाहिए सर। नहीं रखने वाले बता दें। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन को विजुअल आर्ट में नहीं रखना चाहिए? ऐसा कोई हो तो बताएं। ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है कि अप्लाइड आर्ट विजुअल आर्ट का पार्ट है ना?
किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन मुझे है। सर और दोनों में आ सकता है। नहीं, दोनों में नहीं आएगा, आइदर आर्ट और आर्ट नहीं। मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, अब मैं प्रूव करता हूं कि कैसे नहीं है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण उत्तर होगा आपके सारे, आप जितने भी कार्य करेंगे आगे उसमें इसका समाधान बहुत आवश्यक है। मैं कह रहा हूं कि वो आर्ट फॉर्म नहीं है। हम लोग ने पहले बात की थी कि व्हाट इज आर्ट। हम लोग ने क्या कहा था, मानवीय भावों की, व्यक्ति के, हमारी इंडिविजुअल की, मैं मास की नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यक्ति की बोल रहा हूं। एक कलाकार की मानवीय भावों की अभिव्यक्ति दृश्य भाषा के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो विजुअल आर्ट है। अब दृश्य भाषा क्या क्या है इसका वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। पेंटिंग, चित्र, मूर्ति इत्यादि इत्यादि। मेरा एक प्रश्न है कि क्या अप्लाइड आर्ट में आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है अथवा नहीं? हाँ और ना, इसका उत्तर मुझे चाहिए। क्या आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है अप्लाइड आर्ट में? हाँ, यस सर। आपकी भावों की अभिव्यक्ति होती है। आप लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो आप अपनी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं कि मास की दृष्टि से देखते हैं? जिसके पास आप संप्रेषित कर रहे हैं, जिसके लिए आप ऐड बना रहे हैं, उसकी दृष्टि से आप देखेंगे। आपकी भावना नहीं है, आप उस आर्ट का के अप्लाइड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्ट एक माध्यम के रूप में जरूर है, लेकिन वो आर्ट नहीं है। आर्ट का माध्यम आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उसका संप्रेषण आपके लिए नहीं है, वो संप्रेषण दूसरों के लिए है। ठीक है, अब कैसे है, हम एडवर्टीजमेंट कई तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट के लिए हम करते हैं, ये सब चीज़ों बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आगे आपको बहुत परेशानी होगी। हाँ, आप बताइए, टेक्सटाइल डिजाइन। टेक्सटाइल डिजाइन में क्या अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं? आप एक डिजाइन फॉर्म ऐसा करते हैं और क्लास को देखते हैं कि किस वर्ग में इस डिजाइन को, हमको किस वर्ग के लिए डिजाइन है। गांव का क्लास अलग होगा, उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन अलग होगा। शहर का एक एलिट वर्ग होगा, एक बहुत पैसे वाला धनाढ्य वर्ग होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग होगा, उसका डिजाइन अलग होगा। तो आप कहाँ हैं? आप तो उस वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? उस प्रोडक्ट को बेचना। प्रोडक्ट के लिए आपकी कोई भावना नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी बिक्री बढ़ानी है, पब्लिक मास में उस प्रोडक्ट को किस तरह हम ले जाएंगे ये मुझे दिखानी है, इसके लिए आप काम करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन में हम ऐसा डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन मास में किस तरह से पब्लिक को पसंद आए। हम जिस वर्ग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप ग्रामीण वर्ग में, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके कलर का, राजस्थान के लोगों के कलर का, गुजरात के लोगों का कलर का और पश्चिम बंगाल के लोगों का कलर का कॉम्बिनेशन जो होगा या जो टेस्ट होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये तो हम सबको पता है। ऐसा क्यों होता है कि उस जगह की एक ट्रेडिशन होती है या उस जगह एटमॉस्फेयर की वजह से जो कलर पसंदगी होती है, वो भी एटमॉस्फेयर, वहाँ की सराउंडिंग, वहाँ कहाँ पर हॉट एटमॉस्फेयर है, कहाँ वो ठंडा माहौल है, उसकी वजह से रंगों का भी चयन व्यक्ति करता है। उसमें एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फिर जो एलिमेंट, जो डिजाइन हम टेक्सटाइल डिजाइन के लिए लेते हैं, वो टेक्सटाइल डिजाइन के एलिमेंट जो है वो भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न तरीके से अडॉप्ट हम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो राजस्थानी बूटी का डिजाइन होगा वो बंगाल की साड़ियों में नहीं दिखता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? तो फिर यहाँ पर ये अप्लाइड फॉर्म, आर्ट का अप्लाइड फॉर्म हुआ। वी आर अप्लाइंग द आर्ट, हम आर्ट को अप्लाई कर रहे हैं टू कन्वे समथिंग। टू कन्वे मतलब एक भाषा के रूप में हम आर्ट का प्रयोग कर रहे हैं, बट हमारा वहां पर मेरी अपनी भावना नहीं है। मेरी अपनी भावना मेरे चित्रों में है, मेरी मूर्तियों में है, लेकिन हम जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम जिस मास के लिए करते हैं, जिस कम्युनिटी के लिए, जैसे आप एक उदाहरण देखिए, हम शिक्षा को
शिक्षा के लिए कोई प्रचार करते हैं या लिटरेसी के लिए, हमको साक्षरता के लिए कोई प्रचार करते हैं, तो उसमें मेरी भावना तो नहीं होती है ना। हमको उस ग्रामीण अंचल तक पहुंचना है, उन व्यक्ति के लिए, एक पढ़े लिखे लोगों के लिए वो नहीं होगा प्रचार। वहां अगर हम बहुत कुछ लिख देंगे और साक्षरता का प्रसार करेंगे तो नहीं हो सकता है। वहां केवल विजुअल्स के द्वारा हमको उनको कम्युनिकेट करना है। तो जिन विजुअल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, वो मात्र साधन भर है, वहां मेरी भावना नहीं है। यहाँ उनके जिस क्लास में हम अपने एडवर्टीजमेंट को या हम सोशल कैंपेनिंग कर रहे हैं, सोशल कैंपेनिंग के लिए जहां पर हम इसको प्रसार कर रहे हैं, जहां पर हम इस सोशल कैंपेनिंग को ले जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को, उनके क्लास के, उनके सामाजिक परिवेश को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। जब एक साड़ी की डिजाइन हम कर रहे हैं, कपड़े की डिजाइन कर रहे हैं, तो उस जगह के जिनके लिए कर रहे हैं, जिस वर्ग के लिए कर रहे हैं, उसके लिए उसका अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, हम डिजाइन में सक्सेसफुल नहीं करेंगे। फिर ये डिजाइन क्या है? ये जो डिजाइन हम कर रहे हैं, केवल हम स्किल का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलता है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट का अप्लाइड फॉर्म। हमने आर्ट को अप्लाई किया, अंडरस्टैंड? आर्ट को हमने अप्लाई करके एक हमने एड बनाया, तो दैट इज नॉट आर्ट, दैट इज, इसीलिए बोलते हैं अप्लाइड आर्ट। बात समझ में आई? कहीं किसी को अगर इससे भिन्नता हो तो जरूर हमसे बात करें। मेरी बातों से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप जरूर। मेरा सर एक क्वेश्चन है इस पे कि सर ठीक है, मतलब आपने जो बताया, लेकिन अगर सर मैं अप्लाइड और एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो एडवर्टाइजिंग और अप्लाइड आर्ट में डिफरेंस होता है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए बोल रहे हैं तो फिर इस हिसाब से स्कल्पचर भी बनाए जाते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, लाइक बहुत सारे फेस्टिवल्स में। बिल्कुल, पेंटिंग भी होते हैं, स्कल्पचर भी होते हैं। अभी जैसे मैं एक स्टैचू बना रहा हूँ, मान लीजिए आपने कहा कि गांधी जी की एक स्टैचू आप मुझे बनाए, आप उसके लिए मुझे पैसे देंगे, आप मुझे पैसे देंगे, तो जो मैं स्टैचू बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे कि गांधी जी जैसा नहीं लग रहा है, इसका मुंह थोड़ा ऐसे हो गया, तो मुझे उसको समझना पड़ेगा। मतलब मैं क्लाइंट के लिए काम करूंगा, नॉट फॉर मी। गांधी जी का जो मेरा परसेप्शन होगा, जो गांधी जी के लिए पर्सनैलिटी की मेरी जो परसेप्शन होगी वो भिन्न हो सकती है, लेकिन जब मैं आपके लिए बनाऊंगा तो आपकी दृष्टि से आपको सेटिस्फाई करना मेरा पहला उद्देश्य होगा। तो ये स्कल्पचर में जो स्टैचू मेकिंग, आप ये समझिए कि स्टैचू मेकिंग, म्यूरल, दिस इज द कमर्शियल पार्ट। ये आर्ट का ये भी अप्लाइड फॉर्म है, मतलब हमने उस लैंग्वेज को यूज किया, लेकिन जहां मेरी भावनाएं होंगी वहीं आर्ट होगी। जब मेरी भावनाएं आपके लिए होंगी, मास के लिए होगा, या हम किसी और के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां अप्लाइड फॉर्म होगा। अब बिल्कुल सही आपका प्रश्न था कि मूर्ति होने का मतलब आर्ट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैचू इज नॉट ए आर्ट। आप कभी भी आप पढ़ेंगे तो स्टैचू को आर्ट की श्रेणी में नहीं रखी गई है, ठीक है? मैं बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न था और ये प्रश्न बिल्कुल आना चाहिए। तो सर पोर्ट्रेट वेरी गुड, मतलब ये आपका। हाँ, और बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं? सर कह रहे ये पोर्ट्रेट भी तो उसी तरीके से होता है, पोर्ट्रेट भी तो फिर उसमें नहीं आएगा? नहीं, दो तरह से पोर्ट्रेट होते हैं। पोर्ट्रेट एक होता है कमर्शियल पोर्ट्रेट, एक होता है आर्ट पोर्ट्रेट। एक आर्ट फॉर्म है। राम किंकर का जो स्कल्पचर है, जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, मान लीजिए सुजाता, आपको अगर याद होगा, बहुत सारे राम किंकर के, तो वो एनाटॉमी और उससे कोई उसका मतलब नहीं है, वो एक्सप्रेशन को लेकर काम कि आप क्रिएटिव पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी देखते हैं, वो आर्ट फॉर्म है। लेकिन जब आप उद्देश्य परक कार्य करेंगे, किसी उद्देश्य से करेंगे, आपको कहा गया कि आप स्वामी विवेकानंद का एक पोर्ट्रेट बनाइए, दैट इज नॉट आर्ट, दैट इज जस्ट लाइक कमर्शियल आर्ट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कमर्शियल वर्क, उसको आर्ट नहीं कहते हैं कभी। हम लोग कहते हैं स्कल्पचर है, बट दिस इज कमर्शियल वर्क। मैं दो तरह से काम करता हूँ, मैं स्टैचू बनाता अपनी रोजी रोटी के लिए, और मैं क्रिएटिव काम करता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अब एक प्रश्न आपके सामने आता है कि अगर ये आर्ट है, बिल्कुल आर्ट है, तो हम एग्जीबिशन करके सेल क्यों करते हैं? ये प्रश्न आपकी तरफ से आनी चाहिए, जो मुझे बोलना पड़ रहा है। अनामिका, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, और आपका दूसरे प्रश्न को मैं पूछ रहा हूं जो शायद आपको पूछना चाहिए था, कि
अगर ये पूरी तरह आर्ट है तो फिर हम एग्जिबिट क्यों करते हैं, हम वहां प्राइस टैग क्यों लगाते हैं और हम अपने बेचने की अपेक्षा क्यों करते हैं? अब इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। आर्ट फॉर्म है जो मैंने बनाया, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, मेरा अपना मानसिक, जो भी मेरी अपनी भावनाएं हैं उसको मैंने अपने दृश्य भाषा के माध्यम से, चाहे वो चित्र हो या मूर्ति हो, उसके माध्यम से मैंने व्यक्त किया। उस व्यक्त करने का क्या कोई निश्चित रूप से निश्चित कोई मीनिंग है? क्या मीनिंग होता है? जो भावनाएं होती हैं, जैसे भावनाओं के लिए को व्यक्त करने के मैंने चित्र या मूर्ति बनाई, ठीक है, क्या उसका आप में से दो, सौरभ, अनामिका, प्रवीण, 3 लोग हैं, क्या तीनों लोगों की व्याख्या एक होगी? नहीं होगी। इसका कारण यह है कि जब आप वर्क ऑफ आर्ट देखते हैं तो अपनी भावनाओं के अनुरूप देखते हैं। किसी चित्र में प्रवीण जी को बहुत अच्छा लग सकता है, अनामिका को बहुत खराब लगता है और सौरभ जी को बीच बीच का लगेगा। ऐसा होता है, आमतौर पर होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि जो मेरी अपनी भावनाएं हैं, जिस परिवेश से मैं आया हूँ उसके अनुरूप मैं चीजों को एसेस करता हूँ। एक कम्युनिस्ट व्यक्ति, एक लेफ्टिस्ट व्यक्ति का विचार अलग तरीके का हो सकता है, एक राइटिस्ट व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति का कलर कॉम्बिनेशन अलग होता है। एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ व्यक्ति का कपड़ा पहनने का कलर अलग होगा, जूते का डिजाइन अलग पसंद आएगा। एक जो शहरों में रहा उसका फर्क होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी अपनी, जिस परिवेश में आप पले बढ़े हैं, जिस संस्कार में आप पले बढ़े हैं, जिस पारिवारिक परिवेश या जिस मानसिक स्थिति में आप जी रहे हैं, उसका प्रभाव आपके सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य अनुभूति पर पड़ता है। तभी हम सभी एक ही वर्क ऑफ आर्ट को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। अब ये देखने का काम कौन करता है? देखने का काम क्रिटिक करता है, आर्टिस्ट बनाता है। अब एक प्रश्न है हमारे सामने, क्या हम जब आर्ट का एक मीनिंग नहीं दे सकते हैं तो हाउ कैन यू जज? आप किसी कलाकृति का जजमेंट कैसे करेंगे? क्या वो जजमेंट यूनिवर्सल होगा? क्या सबके लिए होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। एक क्रिटिक, अब एक प्रश्न है, चूंकि आप लोगों ने सबने पेंटिंग की होगी, ईमानदारी से अगर हम असेसमेंट करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम क्या देखते हैं? स्पेस, कलर, ट्रीटमेंट, फॉर्म इत्यादि इत्यादि देखते हैं। और हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति आता है और उसको पूछता है कि इसका क्या अर्थ है, आप इसको बताएं, तो मैं एक स्टोरी नरेट करता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ टू कन्विंस यू। लेकिन जब मैंने बनाया था, जब मैं कार्य कर रहा होता हूँ, तो मेरे सामने कोई स्टोरी नहीं होती, मेरे सामने कुछ फॉर्म होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शुरू करता हूं कुछ और बनाना और अंत कुछ और होता है। सभी आर्टिस्टों के साथ होता है कि हम कंसीव करते हैं, एक ड्रीम आता है, एक सपने में मैं सोचता हूं, एक अनुभूति होती है कि एक कैनवास होगा, कैनवास पर इस तरह के मैं चित्र बनाऊंगा, और मैं बनाना शुरू करता हूं और शुरू करते करते कुछ और हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं जो चाह रहा हूं मुझे पता नहीं है, मैं उसको अपनी दूसरी भाषा, मतलब दूसरी भाषा का मतलब अपने उद्गार से मैं बोलकर अपने भीतर की जो भावना हो उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जब मैं व्यक्त करूंगा अपनी भावनाओं को, मुंह से व्यक्त करूंगा अपने चित्रों को, एक भाषा है, चित्र एक भाषा है, और उस भाषा को जब मैं अभिव्यक्त करूंगा तो मेरा कितना ज्ञान है, मेरी कितनी बोलने की क्षमता है, वो उसको प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति बहुत खराब पेंटिंग और बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है और वो नहीं बोल पाता है। तो फिर एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद असंभव है। दृश्य भाषा आंखों की भाषा है और उसको हम दूसरी भाषा में, अपने हिंदी भाषा में, अपनी उर्दू भाषा में, अपनी अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आंतरिक अनुभूति है वो हमारे मुख तक नहीं आ सकता है।
आप सब एग्री कर रहे हैं? जो आंतरिक अनुभूति है वो भीतर है और उसका रिश्ता हमारे कैनवास, हमारे वर्क ऑफ आर्ट से है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने दूसरा है कि ठीक है वो अलग है, फिर हम उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी आलोचना लिखते हैं, उसके बारे में हम आपस में डिस्कशन करते हैं, उसका आधार क्या होगा? किस आधार पर हम करते हैं? उसका कोई आधार तो होगा। मैं एग्जामिनर हूं, आप कल शिक्षक हैं और आप में से कुछ लोग पढ़ाते भी होंगे और क्लास में जाएंगे, किसी बच्चे का काम को आप कहेंगे कि अच्छा है, किसी बच्चे के काम को कहेंगे कि नहीं ये सामान्य है, और किसी के काम को कहेंगे यार ये तो बहुत ही गंदा काम है। 3 तरह का अनुभव हम खुद देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग जब पेंटिंग शुरू किए थे करना, मूर्तियां बनाना हम शुरू किए थे, जब हमने शुरू की थी उस समय मेरी सौंदर्य अनुभूति, मेरी सौंदर्य की दृष्टि अलग थी। फिर क्या हुआ कि मैं कुछ दिन उस सराउंडिंग में रहा, उन लोगों के बीच में मैं रहा। धीरे धीरे मेरी अनुभूति, मेरी दृष्टि बदल गई। जैसे हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग मॉडर्न पेंटिंग भी करते होंगे, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट करते होंगे, है ना, कुछ लोग बिल्कुल रियलिस्टिक करते होंगे। हर व्यक्ति का अलग अलग सोचने का तरीका होता है, एक्सप्रेशन का तरीका भिन्न भिन्न होता है। अब जब हम सारी चीजों को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, फिर हम असेसमेंट कैसे करेंगे? असेसमेंट के लिए हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि का आधार क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जब हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे तो हम इस विषय में, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा कि आखिर असेसमेंट का आधार क्या होगा। हम रिसर्च करने जा रहे हैं, वर्क ऑफ आर्ट को हम किस तरीके से देखेंगे। अगर हम वो तरीका नहीं समझ सकते हैं जिस तरीके से हम देखेंगे, तो हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? फिर क्या है कि वो असेसमेंट यूनिवर्सल भी हो। मेरी केवल अपनी भावनाओं के आधार पर मैं किसी बच्चे के कार्य का एसेस नहीं कर सकता हूँ। मुझे एसेस करने के लिए एक निश्चित ग्रामर देखना होगा। उस ग्रामर के आधार पर मैं बच्चे का काम को डिसाइड करूंगा, ये अच्छा है खराब है। केवल मैं अपने पसंद और नापसंदगी के आधार पर किसी सौंदर्य की चीज का व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक ग्रामर का सहारा लेना होगा, जो कि विजुअल आर्ट में नहीं है। विजुअल आर्ट में कोई ऐसा ग्रामर नहीं है कि 2 जोड़ 2 4, ऐसा नहीं है। संगीत में है। संगीत में जब आप संगीत का, अगर आप में से कोई संगीत का भी, हाँ सर, विजुअल आर्ट में कुछ जैसे संयोजन के सिद्धांत हैं और शब्द हैं, वो इसको एज अ ग्रामर ले सकते हैं। हाँ, ग्रामर ले सकते हैं। ग्रामर जिस समय वो ग्रामर लिया गया था, वो उस काल की दृष्टि से हम देखेंगे। हम षडंग पढ़ते हैं, षडंग वर्तमान परिवेश की दृष्टि से नहीं देखते। हम जब षडंग पढ़ते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वात्स्यायन की बात करते हैं, यशोधर की बात करते हैं। अब एक प्रश्न आप बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न था, उसका मैं आपसे ही उत्तर लूंगा। मुगल पेंटिंग हम लोगों ने सबने देखी है। 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के चित्रों की जैसा, बिल्कुल वैसा ही अगर कोई चित्रकार 2022 में करेगा, क्या उसको आर्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे? सर कहेंगे, वो तो उसको कंटेम्पररी आर्ट कहेंगे, मॉडर्न कहेंगे। वो नहीं, सिमिलर पेंटिंग, वही भाव, जहांगीर, अकबर, शाहजहां के टाइम का, लेटर मुगल का, अगर वो होगा। आज अगर कोई पेंटिंग करा है गुप्तकालीन मूर्तियों जैसा, आज अगर कोई मूर्ति करने वाला कलाकार होगा, तो उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे? इस आपके प्रश्न का उत्तर उसी में आएगा। किसी और का आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी।
उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, हमको उस पीरियड में जाना होगा। हम लोग आगे बहुत चर्चा करेंगे, हम लोग को 4 दिन बातें करनी है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन असेसमेंट जो करेंगे, जो आपका प्रश्न आपका क्या फिर से हो रहा है? सर आपने कहा था कि हमारे पास कोई ग्रामर नहीं है कला के लिए, तो ग्रामर तो संयोजन के सिद्धांत। मैं बता रहा हूँ ग्रामर की बात। संगीत में कौन सा स्वर लग रहा है, कौन सा स्वर नहीं लग रहा है, और यहाँ पर स्वर आपका गलत लग रहा है, ये उसके लिए एक ग्रामर बना हुआ है। विजुअल आर्ट में आप स्वतंत्र हैं, आप किसी चीज को अच्छा कह रहे हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, किसी को कह रहे हैं मध्यम दर्जे का। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक ही पेंटिंग का अर्थ हर जगह एक होगा। अब एक मैं छोटा सा दूसरा उदाहरण आपको, दृश्य भाषा है, विजुअल आर्ट एक दृश्य भाषा है, और भारत में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो हिंदी भाषा भाषी हैं और जो दक्षिण में कार्य कर रहे हैं, जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, या एक जापानी कलाकार है, वो जापानीज भाषा बोलता है, उसको हिंदी नहीं पता है, लेकिन आप उसकी पेंटिंग को देखकर अच्छा खराब या उसका रसास्वादन कर सकते हैं, जबकि आपकी भाषा उसकी भाषा अलग है। ये दृश्य भाषा है, यही विश्व में एकमात्र यही भाषा है जो कि विश्वव्यापी है। एक भाषा ऐसी है, आप जापानीज नहीं समझ सकते हैं, हिंदी वाले को जापानीज नहीं समझ में आएगा, जापानीज वाले को हिंदी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब विजुअल आर्ट या पेंटिंग की बात होगी तो जापानीज आर्टिस्ट का भी उसी गैलरी में काम होगा, आपका भी उसी गैलरी में काम होगा, और आप उतना ही रसास्वादन अपने देश के कलाकार का करेंगे जितने जापानी कलाकार का कार्य करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम लिपि लिखते हैं या जब हम व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण किसमें है? भाषा के साथ है। हिंदी का व्याकरण अलग होगा, जापानी भाषा का व्याकरण अलग होगा। लेकिन चित्रकला का व्याकरण क्या होगा? चित्रकला का व्याकरण जापानियों का अलग होगा, भारतीयों का अलग होगा, ऐसा तो नहीं है। चित्रकला का व्याकरण विश्वव्यापी है, और इतना विश्वव्यापी है कि इसमें इतनी फ्रीडम है कि मैं इसको ये मेरा मोबाइल फोन है, इसको मैं 20 फीट का इनलार्ज करके बोल सकता हूँ दिस इज माई वर्क ऑफ आर्ट। यही मेरा काम है। मैं इसको आर्ट कहूँगा तो आपको मानना पड़ेगा कि ये आर्ट है। मैं एक गोल आकार बना के एक फुटबॉल आर्ट गैलरी में, मैंने दिल्ली में बहुत बड़ी प्रदर्शनी देखी, जिसमें एक आर्टिस्ट ने एक फुटबॉल ले आकर रख दिया था। उसने कहा कि दिस इज माई आर्ट। तो आर्ट ही, विजुअल आर्ट ही ऐसा विषय है जहाँ पर उन ग्रामर से अलग हम लोग हटकर बात करते हैं। अब जैसे वात्सायन के कामसूत्र की बात करें, या हम लोग षडंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक दिशा है। दिशा किस समय के लिए? उस काल की दृष्टि से। मैंने बार बार मुगल पेंटिंग की बात की। मुगल पेंटिंग का जब असेसमेंट करेंगे, आज के समय जो मुगल पेंटिंग कार्य करेगा कोई चित्रकार, आज अगर कोई चित्रकार मुगल पेंटिंग करेगा तो उसको कहेंगे अनुकृति। मुगल पेंटिंग की अनुकृति उसको कहेंगे। मुगल पेंटिंग को एसेस करना होगा तो उसके सामाजिक संदर्भ में हमको जाना होगा। जब किसी भी काल के चित्र मूर्तियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस सामाजिक संदर्भ, उस परिवेश में अपने को ले जाएंगे, तब उसका अध्ययन करेंगे। हम कंपनी स्कूल की पेंटिंग की चर्चा जब करते हैं तो हमको अपने को कंपनी स्कूल के पीरियड के सामाजिक परिदृश्य, सामाजिक व्यवस्था को जब हम देखेंगे उसके अनुरूप उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आज अगर आप कंपनी स्कूल तरह की पेंटिंग बनाएंगी तो ये कहा जाएगा कि आप उसकी अनुकृति कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एसेस करने के लिए आपको उस समय के परिवेश, उस काल में जाकर उसका अध्ययन करना होगा। हम षडंग की जब बात कर रहे हैं, हाँ बताएं सर। वही हम पूछना चाहते थे कि अगर कला स्वतंत्र है तो फिर उस वक्त संयोजन के सिद्धांत और षडंग की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? अगर स्वतंत्र कला की परिभाषा समय के साथ, हम लोग बात किए हैं कि समय का प्रतिबिंब है। कला कैसे शुरू हुई? कला जब प्रारंभ हुई तो राजाश्रयों, धार्मिक संस्थानों की उनके पैट्रोनाइज किए जाने पर उनके संरक्षण में कला का विकास हुआ। ये तो हमको सबको पता है, चाहे गुप्त काल हो या मुगल काल हो।
कौन पेट्रोनाइज करता था? राजाश्रय करते थे या धार्मिक संस्थाएं करती थी। पोप किया करते थे, चर्च किया करते थे, भारत में धार्मिक संस्थाएं करती थी, या राजा महाराजा जो किंग्स थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए करते थे, उसका उद्देश्य था। आज के देश में आज जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, अब हम पिछली दृष्टि से अगर देखें, हम लोग अगर इस चीज का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम की कलाएं जो है वो जैसे जैसे विकसित हुई, उसके बाद जब हम बाद में आते हैं तो मॉडर्निज्म के तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, जो स्पैन होता है, जो इज्म का, वाद का जो स्पैन होता है, जो पीरियड होता है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। और एक समय आप देखेंगे कि एक ही यूरोप में ही अलग अलग देशों में अलग अलग कला के आंदोलन हुए। ग्रीस में तो पूरा ग्रीक राजा जो पैट्रोनाइज कर रहे थे, एक दृष्टि थी, उसके अनुरूप वो कलाकार कार्य कर रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, एक कलाकार के बीच में एक व्यक्तिवादी, एक स्वयं की भावना जैसे से कब हुई कि जब हम राजाश्रय से, जब हम पैट्रोनाइज करने वाले लोगों से जैसे जैसे अलग हुए, तो कलाकार एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में समाज में उभरा। उसकी अपनी दृष्टि हुई और उसी दृष्टि का आधार पर उसने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि गुप्त काल में जो आर्ट हुआ, आज की दृष्टि से देखेंगे तो उसको आर्ट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो अप्लाइड, हम जो अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि मूर्ति के लिए मूर्ति आर्ट नहीं है, ठीक है, जो हम स्टैचू बनाते हैं वो आर्ट नहीं है, उस दृष्टि से देखें तो वो भी आर्ट नहीं है, क्योंकि राजाश्रयों का के निर्देश पर धार्मिक जो व्यक्ति हैं, जो धार्मिक लीडर्स हैं, उनके अनुरूप, उनकी दृष्टि के अनुरूप कलाकारों ने कलाकारी किया। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नहीं रहा, कलाकार कार्य किया। तो क्या हम उस कला को आज की दृष्टि में कला नहीं मानेंगे? लेकिन हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि हम अपने को उस पीरियड में ले जाकर देखते हैं। अगर उस पीरियड में नहीं देखेंगे, अगर मैं वर्तमान में कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट हूँ, मैं मॉडर्न आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे तो गुप्तकालीन मूर्तियों को देखना नहीं चाहिए। वो तो मेरे हिसाब से आर्ट नहीं है। लेकिन आर्ट है। क्यों आर्ट है? कि हम उस परिवेश में जब तक जाकर, देखिए आपको रिसर्च करना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम वर्क ऑफ आर्ट का असेसमेंट करेंगे तो हमको उस पीरियड में जाकर उसका अध्ययन करना होगा, उस पीरियड के सामाजिक संदर्भ को, उस पीरियड के सामाजिक संरचना को, धार्मिक स्थिति का जब तक हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वर्क ऑफ आर्ट के बारे में बहुत विस्तृत बातें नहीं कर सकते। आप बातें समझ में आई? और कुछ अगर, बिल्कुल मैं बताने को तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ बताएं। तो सर इसका मतलब है कि समय के हिसाब से कला की परिभाषा जो होती है बदलती रहती है। निश्चित रूप से बदलती है, क्योंकि एक समय धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार ही हो रहा था और उसको हम कला मानते हैं। आज के समय में भी हम उसको कला कह रहे हैं, लेकिन उस समय के सापेक्ष कह रहे हैं। नहीं, कला कह रहे हैं और कला है, कला है, कला कह रहे हैं, लेकिन उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो हम उस काल की, अपने को उस काल में ले जाएंगे, तब उसका अध्ययन कर सकेंगे। वर्तमान संदर्भ में अगर करेंगे, जैसे आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे होता गया, जैसे जैसे विश्वव्यापी कला विश्वव्यापी हो गई, हम एक दूसरे देशों से व्यापार हमारा ये हो गया। आज एक गैलरी में क्या हो रहा है, आज यूरोप में क्या हो रहा है, कुछ सेकेंडों में हमारे पास न्यूज पहुंच जाती है। पहले मतलब मुझे अपना पता है कि पहले हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्ट हुआ करते थे, उसका अगर हम लोग देखते थे तो लाइब्रेरी छोड़कर कोई माध्यम नहीं था। आज आप इंटरनेट पर बैठेंगे तो यूरोप के किस गैलरी में क्या हो रहा है आपको पता चल जाता है। तो ये जो सेंसिबिलिटी है, जो संवेदना है, वो विश्वव्यापी हो गई। वो केवल भारतीय होकर नहीं रही गई, केवल भारतीय कला यूरोपीय कला नहीं हो गई। हम जब यूरोपीय कला की बात करते हैं तो ग्रीको रोमन स्टाइल हम लोग के दिमाग में आता है कि ग्रीको रोमन स्टाइल और इंडियन स्टाइल। इंडियन आर्ट में इंडियन फॉर्म, आप दो मूर्तियां, एक ग्रीस की मूर्ति और दूसरी गुप्तकालीन मूर्ति, दोनों क्लासिकल है। भारत की क्लासिकल है और ग्रीक क्लासिकल। देखिए दो क्लासिकल मूर्तियां हैं,
और दोनों में आपको सामान्य ढंग से अगर दोनों रखा जाए तो आप बताएंगे कि भारतीय है, ये यूरोपियन है। एक दूसरे को हम नहीं कह सकते कि भारतीय बहुत अच्छी है, यूरोपियन बहुत अच्छी है। जहाँ एक और यूरोपियन आर्ट जो है नेचुरलिस्टिक है, जैसा नेचुरल जैसा देखा वैसा बनाया। इंडियन आर्ट ने क्या किया, देखने के बाद उसको कंसीव किया, उसके गुणों को देखा, उसके सौंदर्य शास्त्रीय अनुभूति दूसरे प्रकार से किया और उसका फिर एक्सप्रेशन किया। तो दोनों में भिन्नता है और उस भिन्नता के आधार पर हम लोग वर्क ऑफ आर्ट का असेसमेंट करते हैं। और आप बताएं, और इस संबंध में अभी तो हम लोग को सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे आपने बताया कि आर्ट जो है हम वो कंसिडर करते हैं जो अपने पर्सनल एक्सप्रेशन हम जिसमें दिखा सकते हैं, और बाकी अदरवाइज वो कमर्शियल हो जाता है, आर्ट के पर्पस पे नहीं आता। तो सर अगर मतलब आर्ट फॉर्म में, हाँ आर्ट फॉर्म मतलब वो, हाँ वो आर्ट उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो सर ऐसी आर्ट जैसे अभी आप बता रहे थे कि हम कोई आर्ट पीस क्रिएट करने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट अभी हमने सोचा कुछ और है बट वो बनते बनते कुछ और बन गया, फिर उसके बाद हमने वो कंसेप्ट डिफाइन कर लिया कि हाँ ये कंसेप्ट कुछ और निकल कर आया, तो क्या वो सर फेक आर्ट नहीं हो जाएगी कि हमने जो सोचा वो एक्चुअली वो नहीं था और वो बना कुछ और, फिर बाद में हमने उसे डेराइव कुछ और कर दिया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और आपका ये कहना है कि जब हम आर्ट को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद अंत कुछ और हो जाता है तो फिर हम कैसे कहें कि वर्क ऑफ आर्ट है ये? यस सर। ये तो फेक हो गया ना कि हमने सोचा कुछ और। अब क्या है कि हमारी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं जो आप आज हंस रही हैं, कल आपने शुरू किया, आपको 5 दिन लगते हैं बनाने में एक पेंटिंग, क्या 5 दिन आप एक मन स्थिति में होते हैं? हर दूसरे घंटे तीसरे घंटे बदल जाता है। तो जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक डमी बना लेते हैं, है ना, एक स्केच कर लेते हैं और फिर उसको करते हैं। जब मैंने पहली बार कंसीव किया, पहली बार जब हमने कंसीव किया तो उस समय ओरिजिनल थॉट मेरे पास आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कैनवास पर हमने काम शुरू किया, तो कैनवास पर मैंने प्ले करना शुरू किया। एक्चुअली हमारे और कैनवास के बीच में एक रिश्ता बन गया। उस रिश्ते में हमारा जो लॉजिक और जो थॉट है वो कहीं नहीं है। थॉट यहाँ का काम और दिल का काम दोनों दो है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं, जब हम करते हैं तो दिल से करते हैं। आर्ट में क्या होता है, जब इनर फीलिंग जो है वो आपके भीतर से है, लेकिन जब हम उसके बारे में बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जब हम करते हैं और फिर मेरा धीरे धीरे परसेप्शन चेंज होता है, वो होते होते कुछ और हो जाता है। इसका मतलब है कि मेरा और कैनवास का रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे दिमाग में था वो अब कहीं नहीं है। एक चाइल्ड आर्ट का उदाहरण दें, बच्चों की कला। बच्चों की कला में क्या होता है, बच्चों की कला में बच्चा एक कंसीव किया, नॉर्मली आप देखेंगे ड्राइंग बनाना शुरू किया, उसने बनाया, माँ पिताजी, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ये सड़क है, ये मेरा घर है, एक पेड़ है, उससे बना। नॉर्मली बच्चे से बनाते हैं या कुछ भी बनाएगा तो वो उंगली जरूर बनाएगा कि 5 उंगली है या नहीं है, ठीक है। उसको एनाटॉमी से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पहली शर्त क्या है, भावनाएं। जब हम काम करते हैं तो हमारे सामने एक ग्रामर आ जाता है, हम कलर स्कीम भी जानते हैं, हमको देखते हैं कि इस कलर के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं बन रहा है ना, हमारा स्पेस डिवीजन अच्छा नहीं है, स्पेस बैलेंस अच्छा नहीं है, एनाटॉमी अच्छा नहीं है। तो जब इतनी चीज़ों में हम आएंगे तो क्या होगा कि हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं उसके ऊपर स्किल, उसके ऊपर मेरा सोच, उसके ऊपर आर्ट का मेरा ग्रामर, वो ऊपर वो इम्पोज हो जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ता है, जिससे वास्तव में मेरी भावनाएं जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता। इसीलिए मैं जब बात करूंगा आगे फॉर्मलिस्ट की बात करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात करूंगा, तो आपको समझ में आए कि आखिर ये है क्या एब्स्ट्रैक्शन। अभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रश्न का मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, दर्द, मुझे दर्द हुआ, इसका अपनी भाषा में आप कैसे व्यक्त करेंगे? आप मुझे वो अनुभूति क्या दे सकते हैं? मुझे जो पीड़ा है, मुझे अगर पेट में दर्द हो रहा है, मेरे
हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं उसे आपको व्यक्त करने को कहूँगा तो आप बताएंगे कि बहुत दर्द होगा, आप एक एक्ट करेंगे। लेकिन जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द आप तब अनुभव करेंगे जब आपको भी पीड़ा हो। उस पीड़ा का अनुभव तब होगा जब आप सिमिलर पीड़ा से गुजरेंगे। नहीं तो आप उसको आप फिर तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, आप केवल अपनी बातों से बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप लोग सब एस्थेटिक्स पढ़े होंगे, भाव साम्य। जब तक भाव साम्य नहीं होगा, हम करने वाले और देखने वाले का भाव साम्य नहीं होगा। मैं उदाहरण पहले दे रहा था, बीच में विषयांतर हम लोग हो गए। उदाहरण दे रहा था कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो हमारा एस्थेटिक सेंस अलग होता है। फाइनल ईयर और मास्टर डिग्री जाते जाते मेरा एस्थेटिक सेंस अलग हो जाता है। और आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट ईयर में जो आप बनाए थे काम, वैसा आप फाइनल ईयर में नहीं करते हैं, वहाँ वैसा आप मास्टर डिग्री में नहीं करते हैं। फिर आपको बहुत वो एमेचर लगेगा, आपको वो उसमें मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि आपका एस्थेटिक सेंस चेंज होता है, वो बदलता है। कैसे बदला? आपके परिवेश से बदला। अब आपने जो कार्य किया, आपके दोस्तों के बीच में, आपके क्लासमेट्स के बीच में आपने एक असेसमेंट किया, और आप जब आप बात करते हैं तो बात करने में आप बताते हैं कि हाँ ये काम अच्छा है, ये खराब है। एक आपका एक सोच का दायरा आपका बना। उसके लिए आपके सराउंडिंग, आपका अध्ययन, इसके आधार पर आप किन किन आर्टिस्टों का काम देखे हैं, कितना आपका वाइडर पर्सपेक्टिव है, उसके आधार पर आप एक अपने भीतर एक सौंदर्य शास्त्रीय एक खाका तैयार करते हैं, जिसके फ्रेम में आप वर्क ऑफ आर्ट को देखते हैं। जितना वाइडर आपकी नॉलेज होगी उसके आधार पर आप वर्क ऑफ आर्ट को देखेंगे। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब आप स्टूडेंट है, आपने क्लास में काम किया, उस काम को जब आप घर लेकर जाएंगे तो घर के लोगों का सराउंडिंग नहीं बदला। वो बोलेंगे क्या आर्ट बनाए, तो टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा तो देखो कृष्ण भगवान कितना अच्छा बने हुए हैं, उनकी उंगलियां देखो कितनी अच्छी है। तो क्या है, उनकी सौंदर्य शास्त्रीय विचार या अनुभूति अलग प्रकार की है। वो कैलेंडर, आज भी कैलेंडर लोगों को ज्यादा पसंद है, ज्यादा लोगों को पसंद है। मैं बराबर अपने छात्रों को एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि हम लोग बात में आगे अभी बहुत चर्चाएं हम लोग की होनी है कि वर्क ऑफ आर्ट को कैसे एसेस करेंगे, क्या उसके लिए महत्वपूर्ण चीज है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम वर्क ऑफ आर्ट को एसेस करेंगे तो अपनी एक परिधि, अपना दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अपना दायरा बढ़ाने का मतलब जब आपका ज्ञान होगा, जितना ज्ञान होगा, जैसे मुझे रॉकेट साइंस की जानकारी नहीं है तो, या मुझे फ्लाइट प्लेन कैसे उड़ती है उसकी जानकारी नहीं, मुझे किसी रंग बनाने की जानकारी नहीं है, और तो मैं उस विषय पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे ज्ञान होगा तभी मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा। इसीलिए एक आप रिसर्चर हैं, आपको एक नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशन का भी नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, आपको मॉडर्निटी का भी करना होगा, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी जाना होगा, तब आप असेसमेंट करेंगे वर्क ऑफ आर्ट का। अभी अगर आपको 2022 के वर्क का असेसमेंट करना होगा और आपकी सौंदर्य शास्त्र की रुचि या आपका ज्ञान केवल गुप्त काल तक ही सीमित है तो 2022 के आर्ट को आप आर्ट मानेंगे ही नहीं। या आपको 2022 का ही आर्ट का ज्ञान हो और गुप्त काल के बारे में आप बिल्कुल नहीं, तो आपको लगेगा तो मूर्त बना हुआ है, दिस इज नॉट ए आर्ट वर्क। तो इसके लिए एक रिसर्चर के लिए ये इसलिए आवश्यक है कि एक रिसर्चर का एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, चीजों का अध्ययन बहुत बड़ा होना चाहिए, उसको प्रागैतिहासिक से लेकर समकालीन, चाहे आप किसी चीज पर रिसर्च करें, आपका रिसर्च टॉपिक जो भी हो, लेकिन आपका जब तक वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका अध्ययन का क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, तब तक आप वर्क ऑफ आर्ट का प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप लोग कुछ प्रश्न पूछे तो जवाब देंगे हम, क्योंकि इतनी बातों के बाद मुझे लगता है कि आपकी तरफ से प्रश्न आना चाहिए। सर, वो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अप्लाइड आर्ट को आर्ट की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो सर उसको तो उपयोगी कला की श्रेणी में रखते हैं, उपयोगी ऐसी कलाएं जो उपयोगी कलाएं हैं।
तो सर देखिए अगर आपको अगर इसको आर्ट की श्रेणी में नहीं रखते तो फिर उसको आर्ट क्यों कहते हैं? अप्लाइड आर्ट कहते हैं, उपयोगी कला कहते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि उसको उससे कैटेगरी में बिल्कुल नहीं बिल्कुल रखते। बिल्कुल, मैंने आर्ट का डेफिनेशन बताया और मेरे ख्याल से सभी सहमत हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि आर्ट जो है, आर्ट केवल मानवीय भावनाओं को व्यक्त करता है। अपनी कला में कलाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि जब हम ऐड बनाते हैं, जब हम टेक्सटाइल डिजाइन करते हैं, तो मैं अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त करता हूँ, मैं जिस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, उसका स्टडी करता हूँ, अपने प्रोडक्ट का स्टडी करता हूँ, ठीक है, किन वर्ग में जाना है उसके अनुसार मैं कलाकारी करता हूँ। तो फिर मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हुई। मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति तभी होगी जब मैं स्वतंत्र रूप से, मैं किसी के लिए कला नहीं करूंगा, मैं अपने लिए कला करूंगा। जब मैं केवल अपने लिए कला करूंगा, अपने स्वांत सुखाय के लिए कला करूंगा, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कला करूंगा, वहां पर आर्ट होता है। हमने ये कहा कि ठीक है, आर्ट वो नहीं है, वहां पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन उस कला में हम आर्ट को एज टूल यूज कर रहे हैं। टूल का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्ट को एक औजार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास स्किल है, हमारे पास ज्ञान है, मेरे पास स्पेस डिवीजन है, मेरे पास कलर का सेंस है, मुझे पता है कि इस क्षेत्र के लोग, मैं स्टडी करूंगा। देखिए इसीलिए कोई भी कैंपेनिंग होती है तो उसका बहुत बड़ा स्टडी होता है, किस क्लास में जाना है। आप ये देखिए मॉडल, हम लोग ऐड देखते हैं, ऐड में विभिन्न जगह के ऐड के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल का प्रयोग करते हैं। एक बड़े कॉस्मेटिक्स ब्रांड के लिए जो मॉडल होगा, क्या गांव में जो नेल पॉलिश लिपस्टिक बिकता है उसमें जो चित्र होते हैं वो एक ही होता है कि फर्क होता है? जो इंटरनेशनल ब्रांड होगा उसके लिए जो मॉडल यूज करते हैं वो अलग क्लास का होगा, उसका स्टाइल अलग होगा। लेकिन जो गांव के लिए लिपस्टिक बिंदी का जो ऐड आप देखते हैं, या जो उसके कवर पर जो, अगर अप्लाइड आर्ट का कोई स्टूडेंट होगा, आप लोग को भी याद होगा, तो वहां पर वो मॉडल फर्क होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी मनोभावनाओं के अनुसार हम काम करते हैं। तो जब दूसरे की मनोभावनाओं के लिए एक मूर्ति में बना रहा हूँ, मुझे गांधी जी का स्टैचू, अम्बेडकर का स्टैचू मिला कमीशन वर्क बनाने के लिए, तो जिसने मुझे पैसा दिया उसके भावनाओं के अनुरूप, उसके अनुसार, भावनाएं नहीं, उसको अगर अच्छा लगेगा तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा तो मेरी बातों का कोई अर्थ नहीं है, मेरी कलाकृति का कोई महत्व नहीं है। तो आर्ट को जब हम आर्ट का जब असेसमेंट करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था ये इसलिए भी आवश्यक है कि असेसमेंट करने में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये किस पीरियड के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के लिए 20वीं शताब्दी के बाद जब व्यक्तिवादी दृष्टिकोण कला में उभर कर आया है, जब हम राजाश्रयों से अलग हुए, जब हम पेट्रोनाइज करने वाले लोगों से अलग हुए, तब क्या हुआ कि कलाकार एक स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति के रूप में उभर कर आया और एक फिलोसोफर की तरह, और अपनी मनोभावों को व्यक्ति के सामने, समाज के सामने रखना शुरू किया। जब कलाकार ने अपनी भावनाओं को समाज के सामने रखना शुरू किया, तो निश्चित रूप से ट्रेडिशन को तो हम नहीं भूल सकते हैं। ट्रेडिशन में तो ऐसा नहीं था। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग को न्यूट्रल होकर समझना है। हम अगर मॉडर्न आर्ट देखते हैं तो हमको गुप्त काल को भी देखना है, हमको मेसोपोटामिया भी देखना है, हमको सिंधु घाटी भी देखना है। हम सिंधु घाटी को देखेंगे तो उसके परिवेश के हिसाब से देखेंगे, मेसोपोटामिया को देखेंगे तो मेसोपोटामिया के परिवेश के हिसाब से देखेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कला को समझने के लिए जो अप्लाइड फॉर्म ऑफ आर्ट है वो विकसित है। आज के समय में जिन चीज़ों को हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के हित में कर रहे हैं, दूसरे के उद्देश्य से कर रहे हैं, मेरा स्वयं का उद्देश्य नहीं है। अगर मेरा स्वयं का उद्देश्य नहीं तो मेरी कला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये विभाजन जो हमने किया था, देखिए आप डिजाइन कॉलेजेस, पहले फाइन आर्ट कॉलेजेस हुआ करते थे। अब देखिए डिफरेंस देखिए, आप लोग रिसर्चर हैं, इधर भी आप लोग को एजुकेशन की तरफ भी जाना होगा। हमारे देश में जितने आर्ट कॉलेज हैं उससे ज़्यादा डिज़ाइन कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्या वो आर्ट कॉलेजेस हैं? आर्ट कॉलेज और डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, निफ्ट के कितने सारे 25 ब्रांच हो गए निफ्ट के, एनआईडी का पहले एक ब्रांच था, अभी 7-8 ब्रांच हो गया। और इतने कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खुल गए डिजाइन के। ऐसा क्यों हो रहा है? आर्ट कॉलेजेस तो नहीं खुल रहे हैं, इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि उसका उपयोग, वो स्किल जो सिखा रहे हैं वो उपयोगी स्किल सिखा रहे हैं, जिसका उपयोग वो व्यापार के रूप में, डिजाइन के रूप में। अभी पूरा देश, आप एक लॉक खरीदते, एक ताला खरीदते, एक बोतल खरीदते, मोबाइल होता है, उसके लिए डिजाइन पर कितना सारा रिसर्च होता है, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं। जो डिजाइनर होते हैं उनका यही कॉन्सेप्ट है। तो आज हमारे देश में जिस तरह से डिजाइन, तो वो आर्ट कॉलेजेस तो नहीं हो गए, आर्ट तो वहां भी हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम उसको बोले कि नहीं वो भी आर्ट है, तो जितने भी डिजाइन इंस्टीट्यूट है सब आर्ट है? नहीं है ना, क्योंकि वो स्किल सिखा रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो विजुअली कैसे देखा जाए, किस क्लास को कैसे देखा जाए। आप वो भी फोक आर्ट की स्टडी कराते हैं, निफ्ट के जो बच्चे होते हैं फोक आर्ट की स्टडी उनको भी कराई जाती है, लेकिन वो उद्देश्य परक होता है। फोक आर्ट से रिलेटेड अगर उनको कोई डिजाइन तैयार करना है तो उसकी उनकी जानकारी होगी। इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज पर केंद्रित हो कि जब वर्क ऑफ आर्ट का असेसमेंट हम करेंगे तो उस पीरियड के हिसाब से जाए। और दूसरी बात है कि अप्लाइड आर्ट और प्योर आर्ट, आप इसको यूं समझे कि ये प्योर आर्ट है एंड दिस इज अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड फॉर आर्ट का अप्लाइड फॉर्म, मतलब आर्ट को लेकर हमने इसको आर्ट को अप्लाई किया, इसीलिए इसको अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। इसका पेंटिंग नाम नहीं हुआ, चित्र तो है ये भी, फिर पेंटिंग क्यों नहीं कहते? मेरा प्रश्न ये है कि ये चित्र है, 2 डायमेंशनल है, रंग है, आकार है, सब कुछ है, फिर ये क्यों नहीं पेंटिंग हुआ? पेंटिंग इसलिए नहीं हुआ कि इसको हम अप्लाइड, इसको इस आर्ट फॉर्म को जो हमने आर्ट किया है उसको मैंने अप्लाई किया है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। एक मूर्ति स्टैचू है, स्टैचू मेकर बोलते हैं, दे आर नॉट आर्टिस्ट। राम सुतार इज नॉट ए आर्टिस्ट। राम सुतार बहुत पद्मश्री है, पद्म भूषण है, लेकिन उनको राम किंकर के समतुल्य नहीं रखा जा सकता है। राम सुतार इज ए स्टैचू मेकर, मूर्ति बनाने वाले कलाकार, स्टैचू बनाने वाले। राम किंकर तो उनसे बहुत कम स्कल्पचर की है, इन्होंने तो कितने फीट का, 180 फीट कितना किया है सरदार पटेल का, इतना बड़ा बड़ा स्टैचू किया है। लेकिन राम किंकर के समतुल्य तो उनको नहीं माना जा सकता है, डीपी राय चौधरी के समतुल्य नहीं माना जा सकता है, ठीक है, प्रदोष दास, शंकु चौधरी, इनके समतुल्य नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता है कि जो राम सुतार कार्य कर रहे हैं, राम सुतार एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, पर्पसफुल काम है, उनको एक कमीशन हुआ वो वही कर सकते हैं, बट ही इज नॉट ए क्रिएटिव पर्सन। वो आर्टिस्ट उस रूप में नहीं है, ही उनके पास स्किल है, उनके पास एक तकनीक है जिससे वो स्टैचू बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन सर्वरी राय चौधरी का पोर्ट्रेट आप देखिए और राम किंकर पोर्ट्रेट, सर्वरी राय चौधरी के पोर्ट्रेट कितने बोलते हैं। जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा, कभी आप इंडियन स्कल्पचर में पोर्ट्रेट स्कल्पचर देखिए, सर्वरी राय चौधरी, राम किंकर के पोर्ट्रेट। वैसे तो आज अगर पोर्ट्रेट, अगर क्या होता है कि ये सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप एक जो पॉलिटिकल बीम्स होते हैं, आज आप देख लीजिए 2000, आज से 50 वर्ष पूर्व कलाकारों की समाज में एक दूसरी प्रतिष्ठा हुआ करती है। कलाकारों को एक इंटेलेक्चुअल, कवियों को इंटेलेक्चुअल। आज कवि का अस्तित्व क्या रह गया है? पहले राष्ट्रीय कवि दिनकर कहे जाते थे, और कवि की राजनीतिक लोगों के बीच में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। समाज में धीरे 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 व्यापारीकरण और व्यवसायीकरण जिस तरह से बढ़ता गया, अब आपके सामने देश के सबसे बड़े मूर्तिकार अगर सामान्य ढंग से पूछा जाए तो राम सुतार लोगों को लगेगा, लेकिन एज रिसर्चर आपके लिए राम सुतार का कोई अस्तित्व नहीं है। राम सुतार का अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है? राम सुतार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत स्टैचू बनाते हैं, इज वेरी गुड स्टैचू मेकर, बट ही इज नॉट ए आर्टिस्ट। इस बात का अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब हम कमर्शियल आर्ट और प्योर आर्ट को समझेंगे। ये विभेद हमको करना होगा एज रिसर्चर, हमको ये भेद करना होगा कि राम सुतार, एक बॉम्बे के जो पेंटर है बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, क्या नाम है अभी, अरे ही इज ए वेरी गुड पोर्ट्रेट पेंटर, बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, बट ही इज नॉट ए आर्टिस्ट। वो कभी उनको अक्सर पता है,
ना ना ना, अरे बॉम्बे के हैं वो, उससे भी आपके संस्कार भारती से जुड़े हुए, उसके चेयरमैन थे। ही इज ए वेरी गुड पोर्ट्रेट पेंटर। तो वो बहुत स्किल्ड पेंटिंग बनाते हैं, एकदम पूरा बाल बाल तक बनाते हैं, बट ही इज नॉट ए पेंटर। उनका पेंटर के रूप में आप नहीं जानते। वासुदेव कामत। हाँ, वासुदेव कामत। वासुदेव कामत इज ए पोर्ट्रेट पेंटर, ही इज नॉट ए बिग पेंटर। वासुदेव कामत बहुत नोन फिगर है, बहुत अच्छा आपको चलो याद है कम से कम। वासुदेव कामत इज ए वेरी गुड पोर्ट्रेट पेंटर। राम सुतार इज ए वेरी गुड स्टैचू मेकर, बट ही इज नॉट ए आर्टिस्ट। वो कभी हुसैन नहीं बन सकते हैं, कभी अकबर पदमसी नहीं हो सकते, कभी बेंद्रे नहीं हो सकते हैं, कभी भी वो चाहे आज से 50 साल 200 साल बाद भी इतिहास लिखा जाए, कभी नंदलाल बोस नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए कि हम आर्ट का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी क्या है कि ये तो बहुत दूसरे तरह से चीजों को समझना चाहिए। अभी देश में, कभी भी देश में विदेश में सामाजिक जो स्थिति होती है उसके अनुरूप कला की एक प्रगति होती है और उसके हिसाब से उसका आकलन हम करते हैं। पिछले 20 वर्षों में, 15-20 वर्षों में जो आप देखे होंगे देश में जितने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हुआ करते थे, आज नहीं हो रहे हैं। आज क्या हो रहा है, तो आज जो आर्ट है, क्योंकि एकेडमीज जो है अब स्वायत्त नहीं रह गए। उसी तरह से जैसे एक आर्टिस्ट स्वयं में एक संस्था है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो कुछ भी कर सकता है। पहले एकेडमीज जो थी, जो अकादमी भारत में है, साहित्य अकादमी हो, ललित कला अकादमी हो, वो अकादमी पहले स्वायत्त शासी संस्था थी और वो उसकी गवर्निंग बॉडी होती थी, उसके अनुरूप वो कार्य करती थी। अब क्यों नहीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहे हैं? आपको, अगर आप लोग तो काफी सब लोग करीब करीब ठीक ठाक उम्र के भी कुछ लोग हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो इंटरनेशनल ट्रिनाले होता था, इतने सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन इंडिया में आते थे। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब क्या हो रहा है कि एक किसी राजनीतिक ढंग से ये संस्थाएं अब राजनीतिक संस्थाएं हो गई हैं, शासकीय संस्थाएं हो गई हैं। अभी यहाँ पर कोई भी इन संस्थाओं में जो इंडिविजुअल जो संस्थाएं हैं, पहले जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थे जिसके एक गवर्निंग बॉडी होती थी, उसमें आर्टिस्ट होते थे और वो लोग जिस तरह से डील करते थे, अब वो नहीं है। अब उस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है। जो भी सरकार आए, आज ये सरकार है, कल वो सरकार आएगी, अब सरकार के नियंत्रणाधीन है। तो जब उसके नियंत्रण में होगा तो उनके अनुरूप कार्य करेंगे। जैसे राजाश्रय के अनुरूप होने पर कलाकार वैसे कार्य कर। इसलिए अब आप देखिएगा कि जो एकेडमीज की गतिविधियां हैं वो भी बहुत तरह से उतनी स्वतंत्र नहीं रह गई है। उनकी एक्टिविटी में जो फंड्स जाते थे वो उतने स्वतंत्र नहीं थे। अब इंटरनेशनल एग्जीबिशन हमारे देश में बहुत कम आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से अगर परिवर्तन होता जाएगा तो आपकी सौंदर्य शास्त्रीय अनुभूति भी तो अलग तरीके की हो जाएगी। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में एकेडमीज ने जितनी भी अभी प्रदर्शनियां की उसमें कुछ विषयों को लेकर, राजनीतिक विषय, कुछ सामाजिक विषय, इस तरह की, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक विषय को। जैसे उन्होंने अयोध्या के ऊपर एक कार्य किया, एक वर्कशॉप हुआ, एक गंगू मेहतर के ऊपर वर्कशॉप हुआ राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी में। वहाँ पर कलाकार बुलाया गया, वो लोग कलाकार काम, पहले एकेडमी में इस तरह के काम नहीं होते थे। पहले एकेडमी में वो काम हुआ करते थे जो आर्टिस्ट का जो इंडिविजुअल ये होता है, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस में काम करते थे। तो क्या होगा कि इस तरह की चीजें जब समाज में जब आएंगी तो कलाकारों का भी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो वही देख रहे हैं, आर्ट वही है, तो उनका असेसमेंट जो होगा वो अलग तरीके का होगा। इसलिए जब हम वर्क ऑफ आर्ट का असेसमेंट करेंगे तो पहले हमको एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय सौंदर्य शास्त्र को समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्ट मूवमेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा, आर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसको समझना पड़ेगा, क्यों हुआ उसको समझना पड़ेगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको समझनी पड़ेगी, तब हम वर्क ऑफ आर्ट का असेसमेंट कर पाएंगे, वर्क ऑफ आर्ट को देखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ओपन होना चाहिए। ये जब तक हम ओपन ढंग से नहीं समझेंगे, हम रिसर्च में जब जाएंगे तो हमेशा हमको फिर
वो असुविधा शुरू हो जाएगी। इसलिए आप इसको, जैसे हमने बहुत ही बेसिक चीज़ कहा, मतलब लगा होगा कि हम रिसर्च का क्लास कर रहे हैं, हम कोर्स वर्क कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि वर्क, व्हाट इज वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, वर्क का, आर्ट का क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं। बट मुझे लग रहा था कि इसमें जितने लोग हैं, अधिकांशतः लोगों का ये वर्गीकरण का नहीं ज्ञान था। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप लोगों से मैंने बात की कि विजुअल आर्ट, लिटरेचर और इस तरह से जो हमने बात की, वो नहीं ज्ञान था। तो लेकिन आपके भीतर है, आपके भीतर है, उस बात को बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम रिसर्च की दृष्टि से देखेंगे तो हमको इन चीज़ों का वर्गीकरण समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको विजुअल आर्ट नहीं पता था, आपको परफॉर्मिंग आर्ट नहीं पता था, आपको लिटरेचर नहीं पता था, आपको सब पता है, आप जानते हैं, लेकिन एक रिसर्चर की दृष्टि से आप उसको नहीं देख पा रहे। इसलिए मेरा अपना समझना है कि एक रिसर्चर की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमको इन चीज़ों का बहुत ही माइन्यूट स्टडी करना पड़ेगा, इन चीज़ों का की विस्तृत जानकारी करनी पड़ेगी। कला के तकनीकों का, हमको कला के तकनीक पर जब जाएंगे तो उस तकनीक के विषय में भी हमको देखना होगा, मूर्ति कला की तकनीक, चित्र के तकनीक, ये सब तकनीक का भी हमको ज्ञान रखना पड़ेगा। तकनीक में कैसे विभिन्नता आई, रंगों में कैसे विभिन्नता आई, इन चीज़ों का जब तक हम अपने भीतर, इन चीज़ों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए आगे का रिसर्च उतना कठिन हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए और उसके अनुरूप हम लोगों को कार्य करना चाहिए। और अगर आप लोग का 3-4 मिनट बचे हैं, अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि, और मैं व्यक्तिगत, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ। पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट, तो मेरा जो तरीका होगा, मेरी दृष्टि जो है, और 32 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 32 साल हो गया पढ़ाते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को देखने का, कंसीव करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है और एक रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करने की आवश्यकता है। जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, कम से कम 50 थीसिस मैंने देखे हैं, इस दृष्टि से बहुत कम थीसिस होते हैं कि जिसको हम इसको मौलिक कहेंगे। जब हम इस मौलिक चीज, मौलिक जब तक मेरी धारणा नहीं होगा, हमारी मौलिक कार्य नहीं हो सकते। फिर हम केवल किताबी चीज़ों में, और आज रिसर्च जो है, आज से जो 5 साल 10 साल पहले रिसर्च होता था उससे बिल्कुल भिन्न है। तो उस दृष्टि से हमको काम करने की आवश्यकता है। अब वो रिसर्च नहीं है कि हमने मुगल कालीन चित्रों में कि हाशिए पर एक रिसर्च हो जाता था, वैसे नहीं हो सकता। वो उपयोगी है, उसका समाज के लिए क्या उद्देश्य होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमको समाज को समझना होगा, हमको कला की दृष्टि समझनी होगी, कला की दिशा समझनी होगी, और इसके बाद ही हम इस पर कार्य कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग ऐसा करेंगे कि कल जब हम लोग आएंगे तो आप लोग कुछ प्रश्न भी बना लीजिए बिफोर स्टार्ट काम शुरू, क्योंकि आज हम लोग ने जो डिस्कशन किया, आपके दिमाग में भी वो चीज़ें आनी चाहिए, उस पर कुछ आप लोग प्रश्न बनाइए। और क्लास शुरू करने के पहले, हम नया जो हम लोग चैप्टर लेंगे उसके पहले हम लोग इस पर एक बार और क्लैरिटी से बात कर सकते हैं, बहुत संक्षेप में। और कुछ आपके भीतर अगर कोई सवाल होगा तो मुझे भी सीखने का अवसर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ना मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना आप टीचिंग ले रहे हैं, आपसे मैं सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। और इस सिद्धांत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक सही दिशा में, एक सही रिसर्चर की तरह काम कर पाएंगे। और कल हम लोग मिलते हैं फिर 5:30 में, और मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न आप लेकर आए और उस पर डिस्कशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो है, ये फाइन आर्ट्स का जो रिसर्च है ना, वो बिल्कुल दूसरे जगह से भिन्न है। जो मेथोडोलॉजी यूज किया जा रहा है विभिन्न विषयों में, वो मेथोडोलॉजी हम लोगों पर नहीं अप्लाई होता है। और जब आपको सिनॉप्सिस बनाने को कहा जाएगा तो आपको वही मेथोडोलॉजी दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को इसकी भिन्नता को समझनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी में भी देख रहा हूँ कि दूसरे विषय के लोग देखते थे, ये तो आपका मेथोडोलॉजी हुआ नहीं, इस तरीके से कैसे रिसर्च होगा, उसमें फिर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, ये नहीं, वही। हमारे लिए इम्पैक्ट फैक्टर की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा विजुअल एस्पेक्ट है, हमको अलग तरीके से देखना होगा। लेकिन अलग तरीके से भी हमको बहुत ईमानदारी से और बहुत स्वच्छ तरीके से और अपने स्टडी को वाइडर करके जब हम अध्ययन करेंगे तभी हम सफल होंगे। धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लगे आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा, और बिल्कुल ओपन डिस्कशन। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखिए। हम लोग कोई क्लास की तरह क्लास नहीं करेंगे, और जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। और कल का नया चैप्टर क्या है, सेकेंड उसका पार्ट देखिए जरा आप लोग। हाँ, एक्सप्लोरेशन ऑफ मटेरियल एंड मीडियम, कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिशन, मॉडर्न लाइफ, मिक्स्ड मीडिया, इंस्टॉलेशन, वीडियो परफॉर्मेंस, इस पर कल हम लोग बात करेंगे। और पहले प्रश्न इस पर हम लोग बात करने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।